आदाब नाज़रीन, जी सलाम में इस्तकबाल है आपका। आपके साथ मैं हूं शाज़िल निसार। वक्त हो चला है कश्मीर एक्सप्रेस का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अप्रैल शुरू होते ही शुरू हुआ मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट 2। फोर्स की नई हिकमत अमली से ढेर हुए 13 मिलिटेंट। कई शहरों में मामूलात जिंदगी रही मुतासिर। एनकाउंटर से बौखलाया दहशतगर्द हाफिज सईद। अपने शागिर्दों की मौत का बदला लेने की कही बात। कहा पाकिस्तान छेड़े हिंदुस्तान के खिलाफ जंग। SC/ST एक्ट में तरमीम के खिलाफ जम्मू में भी दिखा बंद का असर। अंबेडकर सेना ने दी थी बंद की कॉल। तरमीम एक्ट को दोबारा शामिल करने का किया मुतालबा। रियासत में तालीम के नए दौर की हुई शुरुआत। 60 खुद मुख्तार तालीमी इदारों में शामिल हुई जम्मू यूनिवर्सिटी। इंतजामी उमूर में UGC की नहीं होगी मुदाखलत। और बांदीपुरा के 9 साला मुजफ्फर अहमद खां के हौसलों की नई उड़ान। बनाया हर्फ की तादाद गिनने वाला पेन। सदर जमहूरिया भी कर चुके हैं मुजफ्फर की तारीफ। और सबसे पहली बात सबसे बड़ी खबर की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर में 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ऑपरेशन में फौज के 3 जवान और 4 शहरी भी शहीद हुए हैं। दहशतगर्दों पर फौज ने सबसे बड़ा हमला अनंतनाग के द्रगाड़ में किया और हिजबुल मुजाहिदीन के 7 दहशतगर्द मार गिराए। अनंतनाग के दालगाम में भी एक और दहशतगर्द को मार गिराया गया, जबकि शोपियां जिले के काचदुरू इलाके में 4 दहशतगर्द मारे गए। जम्मू कश्मीर में फौज ने दहशतगर्दी के खात्मे का आखिरी बिगुल फूंक दिया है। फौज अब सीधे दहशतगर्दों के गढ़ में घुस गई है। दहशतगर्दी के खिलाफ आर पार की इस लड़ाई में फौज को एक बड़ी कामयाबी मिली है। फौज ने अप्रैल महीने की शुरुआत वादी में दहशतगर्दी के खात्मे के साथ की है। इतवार का दिन जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के लिए काल बनकर आया। इतवार को सिक्योरिटी एहलकारों ने कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर 3 एनकाउंटर किए। शोपियां में 2 जगहों द्रागड़ और कचदूरा में दहशतगर्दों और फौज के बीच मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने एक के बाद एक दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। दरअसल सिक्योरिटी एहलकारों को जनूबी कश्मीर के शोपियां के द्रगड़ और कचदूरा में दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद फौज, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान शोपियां के द्रगड़ और कचदूरा इलाके में 2 एनकाउंटर हुए। इन एनकाउंटर में सिक्योरिटी एहलकारों ने लश्कर तैयबा के कई टॉप कमांडर को ढेर कर दिया। रऊफ खांडे जो टेररिस्ट था, उसने सरेंडर करने के बजाय फायर किया। अल्टीमेटली सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को उसको रिटेलिएट करके मारना पड़ा। और दूसरे टेररिस्ट इरफान रशीद को जिंदा पकड़ा है। इसके साथ साथ 2 जगह शुपैया में भी एनकाउंटर चल रहे हैं, द्रगड़ में और काचडूरा में। द्रगड़ में अभी तक 7 डेड बॉडीज टेररिस्ट की मिली हैं। उसमें इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके साथ वेपन भी काफ़ी रिकवर हुए हैं। काचडूरा में भी एनकाउंटर चल रहा है। 3 से 4 टेररिस्ट की खबर है। वाज़ेह रहे कि एनकाउंटर में मारे गए दहशतगर्दों में 2 दहशतगर्द शहीद लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के कातिल थे। 10 मई 2017 को लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को अगवा करके कत्ल कर दिया गया था। फैयाज अपने मामा की बेटी की शादी में शामिल होने गए थे। शोपियां के साथ साथ अनंतनाग में भी सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। अनंतनाग के पेट दयालगाम में दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी। खबर की बुनियाद पर सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरे इलाके में घेराबंदी की और तलाशी मुहिम चलाई, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द को मौके पर ही ढेर कर दिया, जबकि मुठभेड़ के बाद एक दहशतगर्द को जिंदा गिरफ्तार किया गया। अनंतनाग में एनकाउंटर के दौरान मारे गए दहशतगर्द रऊफ खांडे के परिवार ने सरेंडर की भी अपील की, लेकिन दहशतगर्दों ने न सिक्योरिटी एहलकारों की अपील मानी और न ही अपने घर वालों की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुज़श्ता चंद माह के दौरान मिलिटेंट्स के गिर्द सिक्योरिटी फोर्स का घेरा तंग होता जा रहा है। कस्ते शिकंजे का सबसे बड़ा नतीजा इतवार को देखने को मिला। 3 अलग अलग मकाम पर हिफाजती दस्तों ने तसादुम के बाद 13 मिलिटेंट्स को हलाक करने में कामयाबी हासिल की, जबकि एक को जिंदा गिरफ्तार किया गया।
इतवार का दिन मार्का आरआईओं का दिन साबित हुआ। 3 मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती दस्तों ने 13 मिलिटेंटों को हलाक करने में कामयाबी हासिल की। यह नतीजा है उस हिकमत अमली का जिस पर गुज़िश्ता 4 माह से हिफाजती दस्ते अमल कर रहे हैं। इसके तहत मिलिटेंटों के खिलाफ रात में ऑपरेशन शुरू करने की हिकमत अमली अख्तियार की गई है। इसकी वजह से जहां शहरियों के जानी नुकसान के इम्कानात कम हुए, वहीं मिलिटेंट को हदफ बनाना भी आसान हो गया। एक बहुत अच्छी सिनर्जी और बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है, तभी कामयाबी मिलती है। अच्छा, इससे हालात बेहतर होंगे और कश्मीर में जल्दी अमन आएगा। लड़के जमीन पर अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं और हालात काबू में। इतवार के ऑपरेशन भी रात में शुरू हुए। शोपिया के दरगुड़ सोगन में तकरीबन 3 बजे रात में झड़प शुरू हुई, जो सुबह 10 बजे तक जारी रही। यहां 7 मिलिटेंट हलाक हुए। गोली लगने के सबब एक शहरी ने भी दम तोड़ दिया। इसी तरह दयालगाम में भी रात को ऑपरेशन हुआ, जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया। सीनियर पुलिस अफसरान का कहना है कि मिलिटेंट की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर रात में ऑपरेशन शुरू किया जाता है और कोशिश होती है कि सुबह से पहले इसे खत्म कर दिया जाए। इस हवाले से जो रिकॉर्ड दस्तयाब हैं, उसके मुताबिक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के तहत गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 24 ऑपरेशन चलाए गए। कभी कभी इस हिकमत अमली का खातिरख्वाह नतीजा नहीं निकलता। दरगुड़ का ऑपरेशन सुबह 10:30 बजे तक जारी रहा। यही वजह है कि बड़ी तादाद में मकामी लोग सड़कों पर उतर आए, जिसकी वजह से दर्जनों अफराद जख्मी हुए। जख्मों की ताब न लाकर कुछ अफराद की मौत भी वाक़ हो चुकी है। शहरियों को फोर्स और मिलिटेंटों के बाहमी तसादुम से दूर रखना हिफाजती दस्तों के लिए एक बड़ा मसला है। आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान इनकाउंटर साइट पर क्रॉस फायरिंग में अब तक 29 शहरी हलाक हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। आपको बता दें कि हाजिन और बांदीपुरा में भी रात के वक्त ऑपरेशन शुरू किया गया था। रात के ऑपरेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मकामी पुलिस इंतजामिया के सामने लॉ एंड ऑर्डर के मसले खड़े नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अल्ताफ हुसैन, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, इस्तकबाल करते हैं आपका जी सलाम पर। सर, मुल्क की मौजूदा हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे को लेकर पुरअहद है। पहले ऑपरेशन ऑल आउट और फिर ऑपरेशन ऑल आउट 2। आप इस पूरी हिकमत अमली को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऑल आउट का जो आपने उल्लेख किया कि वो कहते हैं कि जो भी चरमपंथी हैं उनके खिलाफ एक जोरदार अभियान चलाया जाए, तो ये जनरल बिपिन रावत ने उसकी यही मतलब एक्सप्लेनेशन दी है कि कैसे क्या चाहती है आर्मी कि मिलिटेंट्स जो हैं जिनके हाथ में हथियार है उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस समय जो इतनी बड़ी संख्या में चरमपंथी मारे गए हैं, 3 आर्मी जवान भी मारे गए हैं और 4 शहरी, इससे बहुत बड़ी खबर बनी है कि इसमें चरमपंथी इतनी बड़ी संख्या में मारे गए। लेकिन बात यह है कि यहाँ पिछले कुछ 2-1 साल से एक नई बात सामने आ गई है कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में एक ऐसा भी समय था जब ये शुरू हुआ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, तो एनी गिवन टाइम सरकारी जो ये फिगर्स हैं तो 3000 के लगभग चरमपंथी होते थे एक्टिव। आज ये संख्या घटकर 200 के करीब आ गई है। ये ऑफिशियल फिगर्स हम बता रहे हैं। तो ये आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स ने बड़ी हद तक ये जो मिलिटेंट थे उसको कंट्रोल किया है। लेकिन इसमें अब नया है, जितने मिलिटेंटों की संख्या कम हो रही है उतना ही आम लोगों में उनका समर्थन बढ़ रहा है। ये हमने 2016 से देखा है, मतलब पिछले 2 साल से देखा है। जब भी सोल्जर्स, आर्मी और चरमपंथियों के बीच कभी एनकाउंटर होता है तो बाहर सड़कों पर पुलिस या पैरामिलिट्री आर्मी और आम लोगों के दरमियान भी भिड़ंत होती है, जिसमें लोग पत्थर फेंकते हैं और दूसरी तरफ से गोलियां चलती हैं, पैलेट्स चलते हैं। ये एक नया डेवलपमेंट है। ये मिलिटेंसी से ज्यादा अब आम लोगों की अपराइजिंग है यहाँ जम्मू कश्मीर में भारतीय शासन के खिलाफ। और ये अभी जो आर्मी का अप्रोच है, आर्मी फोर्स के बल पे इसको सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन उसमें से ये बात इग्नोर हो रही है कि यहाँ
लोग अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई पत्थर लेके, कोई हाथ में कुछ नहीं लेकर निकल आते हैं और चरमपंथियों का समर्थन करते हैं, ये जानकर भी कि दूसरी ओर से गोली चलेगी या उनकी जान जाएगी या उनकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। लेकिन ये सिलसिला जो है इसलिए कम नहीं हो रहा है, ये थम नहीं रहा है। ये हम पिछले 2 साल से ज्यादा समय से देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए सर? देखिए, बात ये है कि ये परसेप्शन की बात है। तो जैसे परसेप्शन की बात है कि यहाँ ये जब नेशनल लेवल पे देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं वो सरकार की इस नीति का समर्थन करते हैं। जितना ये हार्डलाइन पोस्चर है गवर्नमेंट का, जितनी वो हार्डलाइन पॉलिसी अपनाते हैं, तो बहुत सारी उनकी जो खासकर मैं कह दूं आपकर इन दिनों बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, तो जितना वो हार्डलाइन पॉलिसी चलाएंगे तो उनकी कंस्टिट्यूएंसी में उसका समर्थन मिलता है। लेकिन कश्मीर में जो परसेप्शन है वो ये है कि आर्मी इज एट वॉर विद सिविलियन पॉपुलेशन। तो ये 2 डिफरेंट परसेप्शन हैं और ये परसेप्शन हम देखेंगे कि यहाँ एक कोalition गवर्नमेंट है। एक तरफ जनरल बिपिन रावत कहते हैं कि जो आम शहरी चरमपंथियों का समर्थन करेंगे उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, उनका लिखित रूप से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्हें एक तरफ तो जो 3 सोल्जर मारे गए उनके साथ सिंपैथाइज किया गया, रिग्रेट किया गया, और दूसरी ओर इन ही सिविलियंस के मारे जाने पर अपनी दुख का इजहार किया, दुख प्रकट किया है। तो अगर वो चरमपंथियों का समर्थन करते हैं तो जनरल रावत की अगर उनका जो कहना है तो उनके मुताबिक उनके साथ ही चरमपंथियों जैसा सलूक किया जाना चाहिए। तो फिर लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री उनके मारे जाने पर दुख प्रकट करती है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ। लेकिन सर महबूबा हुकूमत तो मिलिटेंसी के खात्मे के लिए भटके हुए नौजवानों को 6 लाख रुपए तक देने की बात करती है। लेकिन बात ये है ना कि देखिए ये मतलब फिर चलती किसकी है, वो मैंने कहा जैसे वो उनमें तो पैसे की बात तो बाद में रही। बात ये है कि ये जो नौजवान, मैंने कहा चरमपंथियों की संख्या बहुत कम रह गई है। अब ये है कि जो आम नौजवान हैं 15 साल से वह तो कभी पत्थर उठाते हैं, अगर बस चलता है फिर मिलिटेंट्स की रैंक्स में शामिल हो जाते हैं। ये जो स्टेट ऑफ माइंड, मिलिटेंसी ये नहीं होती कि आपके हाथ में बंदूक है। मिलिटेंसी इज द स्टेट ऑफ माइंड। वो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ज्यादा उसमें वो फैल जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा जो नौजवान है, छोटे बच्चे हैं, वो अब इस चरमपंथियों का समर्थन कर रहे हैं। वो भारतीय शासन के खिलाफ सड़कों पे आते हैं और पैरामिलिट्री पुलिस और आर्मी के सामने खड़े हो जाते हैं, पत्थर फेंकते हैं और दूसरी तरफ से गोली चलती है। ये एक समस्या है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब तक जो हमने देखा है, जैसे उन्हें इंटरलोक्यूटर की नियुक्ति की, ये हाफ हार्टेड स्टेप्स हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी आ रही है दिल्ली सरकार की ओर से। सर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी का इत्तेहाद है, लेकिन कई मामलात पर दोनों अलग अलग नजर आते हैं। तो इससे तमाम कोशिशें कितनी मुतासिर होती है? देखिए, बात में यही करूंगा कि एक तरफ से पूरे हिंदुस्तान में आजकल जो हो रहा है, जो पोलराइजेशन हो रहा है, उसका भी कश्मीर पर असर पड़ रहा है। और खुद यहाँ देख लीजिए आप, बीजेपी और पीडीपी का अलग अलग क्या है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट है कठुआ, वहाँ कुछ सप्ताह पहले एक 8 साल की बच्ची का रेप और मर्डर हुआ जी। और यहाँ महबूबा मुफ्ती ने उसका इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और फिर वो क्राइम ब्रांच को दे दिया गया इंक्वायरी। तो लेकिन बीजेपी के नेता प्रदर्शन में शामिल हो गए कि वो बचाना चाहते थे उन 2 पुलिस कर्मियों को जो इसमें जिनको खुद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो उन्होंने वहाँ ये बन गया हिंदू मुस्लिम इश्यू एक तरफ, और उन्होंने तिरंगा झंडा भी उठाया, नेशनल फ्लैग, उस प्रदर्शन के दौरान, और इसको नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट बनाया। उसमें बीजेपी भी साथ ही आगे थी, उनकी नहीं चली, महबूबा ने शी पुट हर फुट डाउन उस मामले में। लेकिन बाकी हम देख रहे हैं कि पॉलिसी जो है महबूबा की नहीं चल रही है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही है और बीजेपी की चल रही है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है और इसका ग्राउंड सिचुएशन पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।
बढ़ते हैं आगे। अवामी एहतजाज और मुजाहरों के अंदेशे के पेश नजर पुलिस इंतजामिया ने अलहदगी पसंद लीडरान को नजरबंद कर दिया है। जेकेएलएफ लीडर यासिन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक यासिन मलिक को कोठीबाग पुलिस स्टेशन में रखा गया है। वाज़ेह हो कि जेआरएल ने आज कश्मीर बंद का ऐलान किया था। पुलिस इंतजामिया ने ज्यादातर जिलों में हुक्म इम्तनाई नाफिज कर दिया है। कुलगाम में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। श्रीनगर में भी कमोबेश यही हालात रहे। तीनों यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। शहर के पाइन इलाके में लोगों की आमद व रफ्त भी महदूद रही। वहीं रामबन बनिहाल से भी बंद की खबर है। ज्यादातर इलाकों में दुकानें बंद रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स के खिलाफ सबसे बड़े वार के बाद पाकिस्तान में बैठा उनका आका हाफिज सईद बौखला गया है। उसने शोपियां में फौज की गोलियों का शिकार हुए अपने शागिर्दों की मौत का बदला लेने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने पाकिस्तानी हुकूमत से भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की भी अपील की है। वाज़ेह हो कि इतवार को कश्मीर के शोपियां में आर्मी ने इस दहाई के सबसे बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया, जिसमें 13 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया गया। वहीं शोपिया तसादुम के दौरान शहीद हुए जवानों को फौज की जानिब से खराज अकीदत पेश की गई। एनकाउंटर के दौरान लांस नायक नीलेश सिंह, अरविंदर कुमार और हेतराम शहीद तौर पर जख्मी हो गए थे। इलाज के लिए इन्हें 92 बेस हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। जख्म इतना शदीद था कि वो इसकी ताब ना ले सके। नीलेश सिंह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले थे, जबकि अरविंदर कुमार पंजाब के होशियारपुर और हेतराम राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले थे। तीनों शहीदों की आखिरी रसूमात उनके आबाई गांव में सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएगी। तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने इस ट्वीट किया है और इस इतवार को ब्लडी संडे बताया। जी हां, और कहा कि मिलिटेंट हलाक हुए लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर ने मिलिटेंटों की बढ़ती सरगर्मी और नौजवानों के झुकाव पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने इसे अमन व अमान के लिए खतरनाक करार दिया। रियासती हुकूमत की तनकीद करते हुए उमर ने लिखा कि वजीर आला को ऐसे वक्त में सूबे में होना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं सैयद तजम्मुल। ताजा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। ताजा तरीन जानकारी में आपको शाजिया बताऊं कि जिस सूरत हाल से इस वक्त रियासती इंतजामिया और पुलिस जूझ रही है, इसमें दो तरह के अभी बयानात आए हैं। एक बयान ये कि रियासती वजीर तालीम सैयद अल्ताफ बुखारी ने मजीद एक दिन की छुट्टियां बढ़ाई कॉलेजों और स्कूलों में, और इसी के साथ मज़ामती लीडरान ने 2 दिन की हड़ताली कॉल जो है वो आगे बढ़ाते हुए कल मुकम्मल कश्मीर बंद की कॉल दी है और परसों शोपियन चलो की कॉल दी है। यानी ये जो हड़ताल और गवर्नमेंट की तरफ से जो छुट्टियों के ऐलानात होते हैं, इसमें पैरेलल सरकारें चल रही है और एक तरफ हुर्रियत हड़ताल की कॉल दे रहे हैं, वहां दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम पार्टियां अब की बार अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर पाई। इसी बीच इंटरनेट सेवा जो थी, डाटा सर्विस जो थी, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। कश्मीर के किसी भी हिस्से में इस वक्त इंटरनेट से जो है वो सर्विस नहीं चल रही है। इसी बीच बांडीपोरा के कलूसा से लेकर पापाछन और बांडीपोरा के मुतअद्दिद इलाकों को पारा वफार बाकी इलाकों को लेकर जितने भी इलाके थे साउथ कश्मीर, मुख्तलिफ इलाकों में पत्थरबाजी भी हुई और लोग सड़कों पर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डिप्लॉयमेंट के होते हुए सड़कों पर एहतजाज जो था उनका नाकाम हो गया। इसी बीच अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने श्रीनगर में अपना एहतजाज दर्ज किया और उन्होंने कहा कि नेहरू और बाकी लीडरान ने जिस तरह से इस मसले को आगे लिया था उससे अमलाना वक्त की अहम तरीन जरूरत है, वरना जम्मू कश्मीर की जो अगली पौध है वो भी मुल्क से दूर होती जाएगी। ट्रेडर्स फेडरेशन लाल चौक श्रीनगर ने मोहम्मद यासीर की क़यादत में एहतजाज किया और उन्होंने भी अपनी यादाश्त जो है रियासती सरकार और मरकजी सरकार तक पहुंचाई और कश्मीर यूनिवर्सिटी में तलबा ने कैंपस के अंदर जोरदार एहतजाज किया और आम इंसानी जानों की हिलाकत पर जबरदस्त अफसोस का इजहार किया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मौक़िफ़ बताते हुए कहा कि पीडीपी और बीजेपी के रियासत जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के बाद हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं, जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर यासिर ऋषि ने अपनी पार्टी और रियासती सरकार का भरपूर दिफा करते हुए कहा कि ये मामला बहुत पुराना है और इसको हल करने के लिए
इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच में डायलॉग से ही यह मसला हल हो सकता है। शाजिया अलहदगी पसंद लीडरान के हवाले से यह इतला कि सईद अली शाह गिलानी, मीर वाइज मौलवी मोहम्मद, उमर फारूक बदस्तूर अपने अपने घरों में नजरबंद, मोहम्मद यासीन मलिक कोठीबाग पुलिस स्टेशन में बंद है, जबकि मोहम्मद अशरफ सहराई तहरीक हुर्रियत के सरबराह और मोहम्मद अशरफ लाया समेत तहरीक हुर्रियत और हुर्रियत गाफ के कई लीडरान जो है उन्हें अपने अपने घरों में नजरबंद रखा गया। शाम देर गए कई इलाकों में जब ऑफिस से अपने अपने घरों की तरफ जराए अबलाग के लोग जिनका काम इन दिनों में बहुत ज्यादा होता है वापसी करना चाहते थे, तो कई रास्ते बदल बदल कर अपने अपने घरों तक पहुंचने में कामयाब हुए, क्योंकि रास्ते में छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर पत्थर फेंकते हुए नजर आए। उन्होंने वहां पर बैरिकेड्स खड़े किए हुए हैं और खारदार तारें खुद बिछा रखी है वहां पर ताकि आगे ये न निकल पाए। मुख्तलिफ मराइल और रास्तों से निकलकर मुश्किलात को जूझते हुए घरों तक वापसी की। लेकिन कुल मिलाकर देखें कि जो ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त है वो गवर्नमेंट के लिए इतनी थोड़ी सी हौसला अफजा बात इतनी सी है कि आज दिन में जो एहतजाज हुए या जो पत्थरबाजी हुई या कर्फ्यू और 144 नाफिज होते हुए इम्तिहान न हो सके, स्कूल बंद है, लेकिन देर गेर तक कोई बड़ी घटना घटने की कोई खबर मौसूल नहीं, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए थोड़ा सा हौसला अफजा है। जी तजम्मुल, जिस तरह की सिचुएशन रही है और रह रही है उसको देखते हुए आगे क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, ये सवाल लेकर आज हम कई लीडरान के खीमों में गए। अलहदगी पसंद लीडरान के पास जाने की कोशिश की, वहां पर अलाउड नहीं था, हाउस अरेस्ट थे। उसके बाद पीडीपी एनसी से कोशिश की रिएक्शंस लेने की। कुल मिलाकर सब लोगों का मानना है, जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं या सिविल सोसाइटी हैं, और वो कहते हैं कि इस मौके पर आइमा हजरात और खतीब हजरात जिनका मोहल्ले में मस्जिदों में अच्छा खासा रोल है, वहां पर वो अपना रोल अदा कर सकते हैं कि और तमाम मानों में हम देखें तो इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच में सीरियस डायलॉग की वकालत की गई और मसले को हल करने के लिए तमाम लोगों ने बातचीत के ही मराहिल को आगे बढ़ाने की वकालत की है। लेकिन बातचीत किन मराहिल में होगी, किन के साथ होगी, इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा और वक्त लग सकता है। लेकिन जिन तबकों से भी आज बातचीत हुई वो यही कहते थे, चाहे वो बंदूक किसी भी तरह का हो या किसी मसले का हल। तजम्मुल, अगर हम बात करें तो महबूबा हुकूमत की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही है, नई नई चीजें सोची जा रही है, लेकिन क्या एक नई हिकमत अमली की जरूरत है? देखिए, ये जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जब 2014 का इलेक्शन लड़ रही थी तो इन्होंने कई एक चीजों को सामने लाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूथ फॉर चेंज, यानी जो नौजवान पौध है उसको अपनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये जो एलिनेशन है या जो दूरियां इस वक्त इख्तियार कर रखी है यूथ ने मेन स्ट्रीम से, तो इसको किस तरह से, इस खला को किस तरह से पूरा किया जाए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से महबूब मुफ्ती के इस 4 साल के इक़्तिदार में जिस तरह से पहले वालिद साहब की, उनके वालिद साहब की डेथ हुई, उसके बाद फिर हुकूमत बनते बनते रह गई, 3 महीने लगे। शायद एजेंडा ऑफ अलायंस पे उन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया था। सेल्फ रूल और एजेंडा ऑफ अलायंस में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दावा किया था कि वो अलहदगी पसंद लीडरान को जेलों के दरवाजे खोलकर उनसे बातचीत करेंगे। नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में वो ब्रिज का काम करेंगे कि मरकज और नई दिल्ली के इस्लामाबाद के बीच में डायलॉग प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया जाए। यूथ को एम्पावर करने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काफी ज्यादा कन्वेंशन में तो लोग नजर आए, लेकिन कन्वेंशन जब खत्म होता है तो उसके बाद उस मेन स्ट्रीम कन्वेंशन का कहीं पर भी इम्पैक्ट या असर देखने को नहीं मिला। वही दूसरी और अहम बात के यूथ जो इस वक्त अल्ताफ साहब भी बता रहे थे, काफी सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं और बैनुल अक़वामी सतह का इन्हें तजुर्बा है बीबीसी वगैरह का, तो जिस तरह से कह रहे हैं कि एक तरफ मिलिटेंट बंदूक के साथ लड़ रहा है, दूसरी तरफ बाहर जो यूथ है जिसको बहुत कम अभी पता है कि हम पत्थर जो उठा रखे हैं इससे कितना और कब मसले हल होंगे, वो एक बहुत नई पौध है जिसको अपनाने की वक्त जरूरत है, उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है। समझाने वाले मुझे लगता है कि नई दिल्ली, इस्लामाबाद और यहाँ की मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, आपस में बैठकर कहीं ना कहीं इस जम्मू कश्मीर के लिए जो है सियासी पैकेज का कोई ना कोई ऐलान किया जाए, जिससे मुझे लगता है कि कुछ किसी हद तक ये जो रिजनमेंट है इसमें कमी आ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तजम्मुल। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। वहीं राजौरी के केरी इलाके में पाकिस्तानी फौज की जानिब से एक दफा फिर सीजफायर की खिलाफ वर्जी की गई। खबरों के मुताबिक पाक रेंजर्स ने हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। जवाब में हिंदुस्तानी फोर्स ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। देर शाम तक दोनों जानिब से फायरिंग और शेलिंग की खबर आती रही। अभी तक किसी तरह की जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं है। और उसी के साथ यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। हम कश्मीर के शोपियां से मिलिटेंट्स लोगों की मुश्किलात और तशद्दुद की खबरें अक्सर सुनते हैं, लेकिन ये खबर एक उम्मीद और लगन की कहानी है, जिससे हमारे और आपके बच्चों के दरमियान एक उम्मीद पैदा होगी। तमाम मुश्किलात के पहाड़ को किनारे करते हुए कश्मीर के शोपियां की रहने वाली अदीबा टाक ने तारीख रकम की है। 17 साल की अदीबा ने अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए 100% स्कॉलरशिप हासिल की है। इसी के साथ अदीबा यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हैं। I applied to a number of universities. You always do, but I was accepted at UPenn, and the reason for applying to UPenn was first off, it's a very well-known university. It's an Ivy League, and besides that, it is located in the city of Philadelphia. And I believe that until this moment, मुझे उतना exposure नहीं मिला है शोपियान में पढ़ के, and I think जो opportunity मुझे UPenn में मिलेगी, Philadelphia में मिलेगी, that will help me to understand myself as well as the whole world in a better manner. अपना ड्रीम पूरा करना ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर, ये ड्रीम मेरा पूरा हुआ है। आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज सक्सेस फॉर मी, एंड इंजीनियरिंग करने का मौका एट अ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया पे मैं पढ़ने का मौका, आई थिंक इट्स रियली बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे लिए, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। 2016 में जहां वादी एहतजाज और कर्फ्यू से लड़ रही थी, उसी दौरान तशद्दुद मुतासिर शोपियां में एक लड़की अपने ख्वाबों की ताबीर लिखने में मसरूफ थी। उस दौरान अदीबा अपनी पढ़ाई करती रही और अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए लगातार जद्दोजहद करती रही। अदीबा का कहना था कि 29 मार्च को सुबह उन्हें यह खबर मिली और ये उनका ख्वाब सच होने जैसा है। अदीबा के वालिद रियासती फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में मुलाजिम हैं और घर में सबसे छोटी अदीबा की बहन MBBS कर रही है। I heard about it at night, 4:30 थे तब, सुबह के 4:30 थे, and I could not sleep that night. And when I first saw the decision, I am being completely honest, my first reaction was that of disbelief. मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि सच में हो गया, and then it started to sink in, and फिर मुझे पता चला नहीं हो गया, सच में हो गया UPenn, and I was really happy about it. वादी में ऐसी कामयाबी हासिल करने वाली अदीबा पहली लड़की है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का दावा है कि उसने दुनिया को 30 नोबेल इनाम याफ्ता, 25 अरबपति और 500 CEO दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सला। बढ़ते हैं आगे। रियासत में एक जानिब जहां मुठभेड़, बंद और हमलों का सितम हो रहा है, इन सब के बीच हुनर हौसलों की ये उड़ान देखनी जरूरी है, जो बताती है कि हालात कुछ भी हों, लेकिन अपने कदम को जमीन पर और इरादों को आसमां की बुलंदी पर रखकर चलना कितना जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। हजारों तलबा इम्तिहानात में कम नंबर हासिल करते हैं, लेकिन अपनी गलती को हुनर में तब्दील करने का सलीका महज कुछ लोगों में होता है। ऐसे ही सलीका रखता है तीसरी जमात में पढ़ने वाला मुजफ्फर अहमद खान। उम्र महज 9 साल। जिस उम्र में बच्चे खेलकूद करते हों, उनके दिन की शुरुआत मस्ती से होती हो, उस उम्र में किसी चीज का इजाद करना नामुमकिन सा लगता है, और इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया बांदीपोरा के मुजफ्फर अहमद खान ने। कहते हैं कि हुनर घर देखकर नहीं आता, इसलिए गुरेज तुलेल के गरीब घर से ताल्लुक रखने वाला यह बच्चा, जिसने एक ऐसा पेन इजाद किया है जो जितना लिखेगा उतने हर्फ की तादाद बयान कर देगा। इम्तिहान में कम लिखने की वजह से कम नंबर हासिल करने की तकलीफ किसी को तोड़ देती है, तो किसी को कुछ इजाद करने का मकसद दे देती है। जब मैं एग्जाम को जा रहा था, मुझे साइनर पेपर आया था, मुझे 25 वर्ड्स आए थे, तो मैंने 20 लिख ली और 5 नहीं लिख दी। टीचर ने मुझे 2 मार्क्स कम दिए। मैंने टीचर को पूछा 2 मार्क्स कम क्यों थे? बोला
तुम्हें तो 25 बोल रहे थे, तुमने तो 20 बोल लिए थे। मैंने सोचा कैसा पेन होना चाहिए जो लिखते लिखते काउंट भी करे, जो एक के स्कूल में पढ़ाया जाए जिससे मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बना चाहूँ मैं। जो मकाम बच्चे प्राइवेट स्कूल में बरसों पढ़कर भी हासिल नहीं कर पाते, वो मुजफ्फर अहमद खान ने महज 9 साल की उम्र में सरकारी स्कूल में पढ़कर हासिल कर लिया। मुजफ्फर के वालिदैन के मुताबिक जब नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की एक टीम ने मुजफ्फर अहमद से मुलाकात की तो उसके बुलंद ख्यालात ने उन्हें मुतवज्जे किया। पेन बनाने की तजवीज को टीम ने ही नहीं बल्कि मुल्क के सदर जमहूरिया ने इज्जत अफजाई बख्शी और इस तजवीज को इनोवेशन फाउंडेशन की जानिब से मंजूर किए जाने पर मुजफ्फर ने वालिदैन समेत मुल्क का नाम रोशन किया। और मुजफ्फर के वालिदैन को फख्र है कि मुल्क भर में 62,000 ईजाद की तजवीज में उनके बेटे के पेन बनाने की तजवीज ने जगह हासिल की। पिछले साल NIF के कोई 50-60 आदमी कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से आए थे। वहाँ पे उसकी सदारत इनके वाइस चेयरमैन प्रोफेसर अनिल गुप्ता कर रहे थे। शुद्ध यात्रा के नाम से वो आए थे वहाँ पे। उसमें से हमारे ये छोटे स्कूल में भी आए थे तो बच्चे से आइडिया पूछा था। बच्चे ने कहा था कि मुझे एक ऐसा पेन होना चाहिए जो लिखते लिखते काउंट भी करे। तो ये कोई 62,000 बच्चे या 62,000 आइडियाज़ आए थे ऑल इंडिया के। उसमें से ये मेरे बच्चे का आइडिया थोड़ा ठीक लगा तो इस पे NIF वालों ने वहाँ पे काम करके ये जो ख्वाब था ये शर्मिंदा ताबीर हुआ। इस मौके पर गांव के साथ मुजफ्फर के रिश्तेदारों ने भी खुशी का इजहार किया, लेकिन साथ ही हुकूमत से एक आजिजाना गुजारिश भी की, बच्चों को सही माहौल फराहम कराने के लिए स्कूल और असातिज़ा भी फराहम कराए जाएं। साथ ही कहा कि इस माहौल में भी हमारे बच्चे ने मुल्क और रियासत का नाम फख्र से रोशन किया है। हमें इस बात की खुशी है, हम इस पर नाज़ा हैं। बच्चे को वहाँ कोई वैसी फैसिलिटी है नहीं, बच्चे के वालिदैन जो है वो भी गरीब हैं, तो इसको किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया जाए और ख़ासकर बाकी बच्चों की तरफ भी वहाँ खासकर एजुकेशन सेक्टर में तवज्जो दिया जाए। ये 27 मार्च को वहाँ से आया, पैदल आया, तो वो वहाँ गए तो इसको राष्ट्रपति भवन वहाँ पे बुलाया गया तो उसको वहाँ से एक अवार्ड से नवाजा गया। फिर ये यहाँ पे आया, हमारे रिलेटिव भी बहुत खुश हुए, उसने हमारा ख़ानदान का भी नाम रोशन किया और कुरेज तिलेल इलाके का भी नाम रोशन किया और पूरी स्टेट का नाम उसने रोशन किया। कलम की बानगी भी काबिले तारीफ है, हुनर को मशहूर करने का शऊर दे जाती है और कुछ कर गुजरने का जज्बा इंसान को जमीन से फर्श की सैर करा देता है। हम उम्मीद करते हैं हुकूमत और हाकिमों से कि रियासत में ऐसे ख्यालात और ऐसी उम्मीदें कभी रुकनी नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और किसी भी रियासत के लिए बड़ा तालीमी इदारा मिलना शान की बात होती है। जम्मू कश्मीर की खुशकिस्मती है कि जम्मू यूनिवर्सिटी को मुल्क के 60 ऑटोनोमस टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में शामिल किया गया है। रियासत की शान में इजाफा, तालीम के नए दौर का आगाज। लीडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में शुमार होगा जम्मू यूनिवर्सिटी। 60 ऑटोनोमस टीचिंग इंस्टीट्यूशन में शामिल होगी जम्मू यूनिवर्सिटी। UGC ने दी मंजूरी। रियासत में तालीम के शोबे में नए दौर की शुरुआत हो रही है। सेंट्रल ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने जम्मू यूनिवर्सिटी को भी मुल्क के लीडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में शुमार होने का मौका दिया है। जम्मू यूनिवर्सिटी अब 60 ऑटोनोमस टीचिंग इंस्टीट्यूशन में शामिल हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या क्या फायदे होंगे। आपको आसान लफ्जों में समझाते हैं कि UGC के इस फैसले के बाद किस तरह यूनिवर्सिटी आलमी सतह पर एक मिसाली तालीमी इदारे में तब्दील हो जाएगा। अब जम्मू यूनिवर्सिटी के फैसलों में UGC की दखलंदाजी नहीं होगी। पहले यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों को बड़े फैसले के लिए UGC के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब अपनी जरूरत के बड़े फैसले लेने में उन्हें ताखीर नहीं होगी। खुद मुख्तारी मिलने के बाद यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा भी तालीम हासिल करने के लिए आ सकेंगे। इससे यूनिवर्सिटी की आमदनी भी बढ़ेगी, जिसे JU को और बेहतर करने पर खर्च किया जा सकेगा।
इसके साथ ही मुल्क के किसी भी हिस्से से बासलाहियत प्रोफेसरों की खिदमत भी हासिल की जा सकेगी। साथ ही साथ ऑफ कैंपस सरगर्मियों और रिसर्च को फरोग भी मिलेगा। कंट्री में ये डिमांड उठती रहती थी कि जो अच्छा काम करे उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोसेस शुरू किया। उसी प्रोसेस में जब हमें ए ग्रेड मिला और नेशनल रैंकिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी इंट्रोड्यूस किया MHRD ने, तो 2016 में हमारा 64th रैंक था और 2017 में हमारा 63rd रैंक है और अमंग स्टेट्स हम 11th स्टेट यूनिवर्सिटी हैं इस ग्रेडिंग के हिसाब से। साल 1969 में कायम जम्मू यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ शोबे हैं, लेकिन इनमें अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। UGC से ऑटोनॉमस टीचिंग इंस्टीट्यूशन की मंजूरी मिलने के बाद तकरीबन 1.5 दर्जन नए कोर्स शुरू किए जाएंगे और साथ ही साथ नए डिपार्टमेंट भी खोले जाएंगे। बहुत गर्व की बात है और बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये पूरे JNK में सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी को मिला है। इससे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे और यहाँ पे आएंगे। जैसे कि पहले कॉलेज को ऑटोनॉमस मिला था, अब यूनिवर्सिटी को ये सेट भी कंडक्ट करवा सकती है और बहुत सारी जो रिसर्च है वो भी कंडक्ट होंगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC की तरफ से स्वायत्तता मिलने के बाद जम्मू यूनिवर्सिटी इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जम्मू कश्मीर में जिसको इस तरह का सम्मान मिला है, जिसके बाद न बल्कि जम्मू यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज उपलब्ध करवा पाएगी बल्कि वहीं फॉरेन से भी अब स्टूडेंट जम्मू यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई कर पाएंगे। ऐसे में जम्मू यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाता है क्योंकि हर 5 साल के बाद UGC के सामने यूनिवर्सिटी को अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनी होगी ताकि ये स्पेशल स्टेटस कायम रहे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। बढ़ते हैं आगे। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू में भी दर्ज फहरिस्त जात व कबाइल से वाबस्ता तंजीमों ने जम्मू बंद का ऐलान किया। मुजाहरीन SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में की गई तरमीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अदालत उज़्मा के फैसले के खिलाफ जम्मू में अम्बेडकर सेना के कारकुनों ने शहर में रैली निकाली और सरकार मुखालिफ नारे लगाए। मुजाहरीन ने तरमीम शुदा शक को दोबारा एक्ट में शामिल करने का मुतालबा किया। वाज़ेह हो कि यह एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। मुजाहरीन ने इसे रियासत में भी नाफिज करने की मांग की। हम आप लोगों के माध्यम से पूरे अवाम से ये कहना चाहते हैं और यहाँ की और केंद्र की सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी जो ड्यूटी है हमारे लोगों के प्रति उसको ईमानदारी से निभाएं ताकि वो इसके लिए फाइट करें और इसके लिए पिटीशन फाइल करें। और इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर की सरकार को भी हम कहना चाहते हैं वो भी इसी तर्ज पे चाहे तो उसको असेंबली में लगा के माने, नहीं मानना चाहती है, अगर कोई संशोधन करना चाहती है तो कम से कम इस एक्ट को पारित करके यहाँ भी हमें उसी किस्म का प्रावधान दिया जाए ताकि हमारे समाज के लोग हैं वो अपने आप को सफोकेशन फील ना करें। वहीं मंशियात फरोशों के खिलाफ पुंछ पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। जी हां, SSP राजीव पांडे की निगरानी में पुलिस फोर्स ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 84 किलोग्राम की नशीली अशिया बरामद की गई। गिरफ्तार शख्स ट्रक पर सवार था और वो श्रीनगर से जम्मू जा रहा था। और उसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम याफ्ता तलबा के लिए वजीफा देने का ऐलान किया है। इस स्कीम से रियासती तलबा भी फायदा उठा सकते हैं। ये वजीफा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और एंट्रेंस टेस्ट के तहत दिया जाएगा। वजीफे के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसे हासिल करने के लिए तलबा को टेस्ट देना होगा। ऑल इंडिया सतह पर होने वाला यह एंट्रेंस टेस्ट आइंदा मई और जून माह में 13 मुख्तलिफ सूबों में होगा। आज मैं यहाँ प्रेस क्लब जम्मू में आया हूँ, तो इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो ये कि हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ओर से इस साल भी स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट कर रहे हैं। इसका नाम CU SAT है और इसमें इसके जरिए हम लगभग 10 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं
और हमें उम्मीद है कि ये स्कॉलरशिप 800 से ज्यादा बच्चों को दिए जाएंगे, जो कि 10% होगा अंडर ग्रेजुएट सारी जो हमारी एडमिशन होगी, और इसमें 60% अंक प्राप्त करने लाजमी होंगे परीक्षा में। और अगर 800 से ज्यादा बच्चे 60% अंक ले जाते हैं तो कम से कम 5% छात्रवृत्ति हर एक को दी जाएगी। लेकिन टॉप 1% बच्चों को 100% छात्रवृत्ति, अगले 2% को 50%, अगले 3% को 20% और अगले 4% को 10% छात्रवृत्ति दी जाएगी। मैं इसमें यह भी बताना चाहता हूं बच्चों को कि ये जो छात्रवृत्ति होगी ये पूरी सेमेस्टर फीस पे होगी, केवल ट्यूशन फी पे नहीं होगी। और दूसरा ये कि ये पूरे कार्यकाल जितना किसी कोर्स का है उसके लिए दी जाएगी। बहुत डिजर्विंग बच्चे हैं और हाई मेरिट वाले हैं, अगर इसमें नहीं आते हैं तो हमने उसके लिए भी प्रावधान रखा है। हम SC ST के बच्चों को अलग से दाखिल करते हैं, OBC के बच्चों को अलग से दाखिल करते हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके जरिए भी सारे स्कॉलरशिप उनको मुहैया करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से मेरे पास 2000 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, और हम J&K के जितनी स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना, AICT की योजना और SC ST वाली जो भी है, वो सब इन बच्चों को पंजाब के बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। वहीं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और इंडिया ए टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि रियासत के नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। फैमिली के साथ निजी दौरे पर पुंछ आए द्रविड़ ने नौजवानों से मुलाकात की और जिंदगी में डिसिप्लिन और डेडिकेशन की अहमियत से उनको रोशनास कराया। इससे कबल नाटो ऑडिटोरियम में मुनक्किद प्रोग्राम के दौरान रवायती पगड़ी पहनाकर दबाल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ का इस्तकबाल किया गया। सेल्फी के लिए मद्दाहों के बीच होड़ सी मची हुई थी। हर कोई उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था। मैं स्पोर्टिंग में इसमें जरूर कहूंगा कि यहाँ पे जरूर टैलेंट और इतनी एबिलिटी है। यहाँ जैसे यहाँ पे भी हम देखा, यहाँ के वॉलीबॉल प्लेयर है जो नेशनल्स के लिए खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, तो जरूर यहाँ पे इतना टैलेंट है। तो स्पोर्ट अगर स्पोर्ट जरूर स्पोर्ट खेलेंगे या होपफुली यहाँ से क्रिकेटर या हॉकी प्लेयर यहाँ के आके इंडिया के लिए खेलेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। जम्मू में सयाहत को फरोग देने की सिमत में जल्द ही रोपवे प्रोजेक्ट का तोहफा मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से जम्मू में सयाहों की आमद में खातिर ख्वाह इजाफा होगा, जिससे इलाकाई सयाहत को काफी फायदा मिलेगा। प्रोजेक्ट के तहत महामाया मंदिर से बहु फोर्ट और बहु फोर्ट से पीर खो तक सयाह रोपवे के सफर से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। 1.65 किलोमीटर लंबे सफर के दौरान सयाह तवी नदी, मुबारक मंडी और दूसरे खूबसूरत मकामात को देख सकेंगे। इस प्रोजेक्ट पर 75 करोड़ रुपए खर्च आने का इम्कान है। स्टार्टिंग पॉइंट पर पार्किंग और रेस्टोरेंट की सहूलियात भी फराहम होगी। इसके अलावा पटनी टॉप और वैष्णो देवी में भी रोपवे बनाए जाने का मंसूबा है। तो वहीं वादी चेनाब के फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है। नौजवान फुटबॉल खिलाड़ियों को अब ट्रेनिंग के लिए बड़े सेंटर का रुख नहीं करना होगा। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से भदरवा में स्टेट फुटबॉल अकेडमी ने काम करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट PG कॉलेज में अकेडमी का इफ्तिताह किया गया। अकेडमी में 13 से लेकर 18 साल की उम्र के लड़कों, साबिक फुटबॉलर और माहिर कोचेस के जरिए फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले बैच के 60 खिलाड़ी हेड कोच सतपाल सिंह की देखरेख में फुटबॉल की बारीकियां सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल हैं वाहिद अहमद फराज साहब, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, जो कि हमारे पूरे स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 रीजन हमारे लेह लद्दाख, जम्मू और श्रीनगर, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी अंडर 13, अंडर 18 और अंडर 15 की अकेडमी लॉन्च हो गई है, जिसमें कि हमारे 17 डिस्ट्रिक्ट कवर हो चुके हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी जहाँ जहाँ हम अकेडमी लॉन्च कर रहे हैं वहाँ बच्चों का जो टैलेंट है वो हम बाहर ला सकें, और ताकि इन बच्चों को भी आगे खेलने का मौका मिले। अकेडमी आई यहाँ पे, लॉन्च हुई यहाँ पे, जिसमें अंडर 13, अंडर 14, अंडर 18 सब खेलेंगे। और यहाँ का जितना भी अच्छा टैलेंट है वो इंशाल्लाह वो नेशनल तक पहुँचेगा। और हमारा यही है कि हमारे बच्चे जितने भी हैं मेहनत करें और स्टेट लेवल तक पहुँचें। बाकी ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें यहाँ भदरवा में एकेडमी मिली। ये डिस्ट्रिक्ट जोड़ा हर डिस्ट्रिक्ट में एक एकेडमी मिली, तो हमारे भदरवा के खासकर बच्चों के लिए एक खुशकिस्मती है कि यहाँ पे इनको एक अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। जो भी अच्छा खेलेगा उसको इंशाल्लाह नेशनल तक पहुँचा देंगे हम।
उधर कांग्रेस के यूथ लीडर सुमित मंगोत्रा की क़यादत में जिला इंतजामिया और बल्दिया के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया गया। शहर में फैली गंदगी को साफ न करने पर कांग्रेस कारकुनों ने जिला इंतजामिया की नुक्ताचीनी की। कॉरपोरेशन के सीईओ ने यकीन दिलाया कि जल्द ही इस मसले का हल ढूंढ लिया जाएगा। कल्चर और टैलेंट को फरोग देने के मकसद से किश्तवाड़ के चौगान में आर्मी की 26 RR की जानिब से प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कसीर तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया। वहीं इस प्रोग्राम में इंतजामिया के आला अफसरान के साथ आर्मी और पुलिस के आला अफसरों ने भी हिस्सा लिया। वहीं मकामी लोगों ने आर्मी की जानिब से ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने की तारीफ की। वहीं पट्टन में सियासी समाजी वर्क्स की जानिब से सब डिवीजन पट्टन में मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मीटिंग में कई वफ्द ने शिरकत की और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के प्रपोजल को मानने के लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पट्टन के लोगों ने कहा कि पट्टन एक तारीखी मकाम के है, इसलिए हम हुकूमत और मौलवी इमरान रजा अंसारी से इलाके में गौर देने की अपील की। तो वहीं सब डिस्ट्रिक्ट तनमर्ग में BSNL ब्रॉडबैंड 2 महीनों से बंद है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मसले को लेकर मुलाजमीन ने मीडिया से अपील की है कि इलाके में सर्विसेज को बहाल किया जाए ताकि हमारे रोजमर्रा के कामकाज में रुकावट पैदा न हो।